जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पति का रंग फीका हो गया। फौरन उसी रात मुझे वो गांव से दूर एक कमरे में ले गया और बोला, पूरे 9 माह तुमको यहीं रहना है। और जब आखिरी दिन मुझे दर्द शुरू हुआ तो फौरन एक औरत अंदर आई और मेरा बच्चा छुपाते हुए बाहर ले गई। कुछ देर बाद मेरा पति रोता हुआ अंदर आया और बोला, बच्चा तो तुमने मुर्दा पैदा किया है। मुझे बहुत अजीब लगा। यूँ दूसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पति को कुछ न बताया और चुपके से घर से भाग गई। एक दिन डॉक्टर से चेकअप करवाने आई तो वो अल्ट्रासाउंड करती हुई चीख पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स की पूरी टीम ने मुझे जंजीर से बांध दिया और बोले कि तुम्हारे पेट में तो। मैं शादी की रात में घूंघट ओढ़कर बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और मेरा पति कमरे में आया। उसके पैर मेरी तरफ बढ़ ही रहे थे। तभी वो आकर रुक गया। मैं सोच रही थी कि वो मुझसे कोई बातचीत करेगा, मगर वो कुछ ना बोला। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तब मैंने अपना घूंघट खुद ही उठाकर देखी, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मैंने कमरे को खाली पाया। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं डरी नज़रों से यहाँ वहाँ देखती रही। तभी कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला और मेरा पति कमरे में आ गया। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, जल्दी से मेरे पास आया और बोला, क्या बात है निधि, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं बोली, थोड़ी देर पहले ही कमरे में कोई आया था। जैसे ही मैंने घूंघट उठाकर देखा तो कमरा खाली था। सतीश बड़ा परेशान हो गया था। कुछ देर तो कुछ बोला ही नहीं, फिर हंसने लगा और बोला, निधि, पहले भी कमरे में मैं ही आया था। तुम्हारे पास बैठते ही याद आया कि मुंह दिखाई का गिफ्ट बाहर ही भूल गया हूँ, इसलिए जल्दी से बाहर गया ताकि ला सकूँ। सतीश ने अंगूठी की तरफ इशारा किया। जब मैं शांत हो गई थी, सतीश ने अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई और बोला, निधि, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी। तभी सतीश उठकर वॉशरूम में चला गया। जब वो वापस लौट कर आया तो बोला, निधि, मैं थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। तुम भी यह भारी लहंगा बदल कर आराम कर लो। मैंने सर हिलाया। सुबह हुई तो मैंने बाहर निकलकर घर का आनंद ले रही थी। मेरी और सतीश की अरेंज मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही हमारा आपस में कोई रिश्ता था। मम्मी ने बस मुझे इतना कहा था कि निधि, तुम बहुत खुश नसीब हो, जिसे सतीश जैसा अच्छा हमसफ़र मिला है, जो बहुत अच्छा इंसान है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। माता पिता दुनिया से जा चुके हैं, बहन भाई कोई नहीं है, वो अकेला ही हर चीज़ का मालिक है। तब मैं बोली, मम्मी, मेरे पति का कोई रिश्तेदार नहीं है, कल को कोई बात हो गई तो उसे कौन समझाएगा? मम्मी मुस्कुराने लगी और बोली, बेटी, यही तो सारी बात है। रिश्तेदार नहीं है तो फिर वो किसके कहने में आकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करेगा, बल्कि पूरी दुनिया में उसका तुमसे एक रिश्ता होगा, वो तुम पे जान देगा। बस बेटी, तुम अपने पति की बात मानती रहोगी तो भगवान के कर्म से कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे मम्मी की बात समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने सतीश के रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और आज मैं उसकी बीवी बनी, उसके घर की मालकिन बन गई थी। मैं घर की एक एक चीज़ को बड़े प्यार से छूकर देख रही थी। हमारा घर छोटा सा था मगर बहुत ही खूबसूरत था। हर चीज़ बहुत अच्छे से सजी हुई थी। चलते चलते मैं घर के पीछे चले गई थी, जहाँ एक छोटा सा कमरा था। मैंने सोचा कि इस कमरे में झांक के देखूं कि वहाँ क्या पड़ा है। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगी, अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचा था। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो सतीश खड़ा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। सतीश बोला, निधि, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं शर्मा कर बोली, अपना घर देख रही हूँ, हर चीज़ को महसूस कर रही हूँ। मुझे आपके घर की मालकिन बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सतीश के चेहरे पर गुस्सा था। वो बोला, निधि, पूरा घर तुम्हारा है, बल्कि अब तो मैं भी तुम्हारा हूँ, मगर ये कमरा ना तो मेरा है और ना ही तुम्हारा है, इसलिए तुम इस कमरे से दूर रहना। मैं बोली, ये क्या बात हुई? घर आपका है तो फिर आपके घर में बना ये कमरा आपका क्यों नहीं है? सतीश बोला, ये मैंने कुछ ये साल पहले किसी और को रहने के लिए दिया था, उसका सामान इसमें पड़ा है, वो अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। जब आएगा तब मैं उससे कह दूंगा कि अपना सामान उठाकर ले जाओ, फिर तुम इस कमरे की मालकिन बन जाना।
मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं बोली, ऐसा भी कौन था जिसके लिए आपने ये कमरा अभी तक बंद करके रखा है? फिर सतीश का गुस्सा चढ़ गया और बोला, बस बस, ज़्यादा सवाल मत करो। मुझे ज़्यादा बोलने वाली लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। चलो आज के बाद यहाँ मत आना। मैं तो अपना मुंह लेकर रह गई थी। भला ये क्या बात हुई कि ज़्यादा बोलने वाली लड़कियाँ नहीं पसंद? लड़कियाँ तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा बोलती है। मैं सतीश के पीछे पीछे घर के आंगन में आ गई थी। तभी एक बार बेल बजी तो सतीश ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। जब वो वापस आया तो उसने हाथों में नाश्ता पकड़ा हुआ था। मैं बोली, अरे सतीश, आपने ऐसा क्यों किया? अब तो आपकी बीवी घर पर आ गई है ना, अब आपको कोई चीज़ बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। सतीश बोला, आ जाओ नाश्ता कर लो। हम दोनों ने मिलकर चुपचाप से नाश्ता किया था। मैं सतीश से नज़र चुरा चुरा कर उसे बार बार देख रही थी। सतीश बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि अगर उसके चेहरे को देखती रहूं तो दिल ना भरे। सतीश नज़रें झुकाकर नाश्ता कर रहा था, जबकि मैं उसकी लंबी घनी पलकों को देखती रह गई थी। तब सतीश बोला, निधि, मेरा चेहरा बाद में देख लेना, पहले नाश्ता कर लो। मैं तो एकदम से हड़बड़ा गई थी। मेरी चोरी जो पकड़ी गई थी, मुझे तो इस बात की हैरत थी कि सतीश को कैसे पता चल गया कि मैं उसे देख रही हूँ। नाश्ता करने के बाद सतीश सारे बर्तन उठाकर किचन में ले गया और धोकर रख भी आया था। मैं बहुत खुश थी। सतीश अच्छा इंसान था। मुझे उसकी कम बोलने वाली आदत से परेशानी थी। खैर, इसका हल मैंने ये सोचा था कि मैं धीरे धीरे उसे अपने रंग में ला लूँगी। मैं सतीश के साथ बहुत खुश थी। कुछ ही माह बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा था कि जब ये खबर मैं सतीश को सुनाऊंगी तो वो भी बहुत खुश होगा। इसलिए शाम को जैसे ही वो घर आया, मैं जल्दी से उसके पास गई और बोली, सतीश, आप पिता बनने वाले हो। मेरी बात सुनकर सतीश का चेहरा लाल हो गया था। वो मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। फिर बोला, बधाई हो निधि, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जबकि मैं सतीश के चेहरे पर लिखी हुई रंग पढ़ ली थी कि उसे मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। मुझे उससे इस तरह ठंडे रहने का भरोसा नहीं था। मैं चुप करके अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद ही सतीश कमरे में आ गए। वो बोला, क्या बात है निधि, यूँ बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? मैंने कहा, आपको बच्चे की खबर सुनकर खुशी नहीं हुई? इसलिए सतीश ने मेरे हाथ थाम लिया और प्यार से बोला, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, मगर आजकल मुझे कारखाना की तरफ से परेशानी है। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वो दिवाला की तरफ जा रहा है। बॉस ने आज ही ये खबर सुनाई कि उन्हें कुछ वर्कर्स काम से कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय इतनी तनख्वाह है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे फिक्र है कि कहीं मेरी नौकरी भी ना चली जाए। मैंने सतीश के हाथ पर हाथ रख दिया। सतीश, आप फिक्र ना करें, आने वाला बच्चा अपना भाग लेकर आएगा। भगवान हर बात को जानता है। आप जानते हो ना कि भगवान से की प्रार्थना पूरी होकर ही रहती है। मेरी बात सुनकर सतीश मुस्कुरा दिए थे। उस दिन के बाद सतीश मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। मेरी लंबी चौड़ी बातें भी सुनकर गुस्सा नहीं होते थे। मैं किचन में खाना बना रही थी। सतीश सुबह काम पर गए हुए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि सतीश वापस आ गए। मैं इतनी हैरान हुई और बोली, सतीश, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जैसे ही पीछे देखी, सतीश आया ही नहीं था। मुझे अपनी हालत पर बहुत हंसी आई। मैंने सोचा कि मेरे दिलो दिमाग में सतीश का प्यार इतना ज़्यादा है कि अब हर समय मेरे दिमाग में उन्हीं का ख्याल रहता है। शाम में जब वो वापस आए तो मैंने सबसे पहले उन्हें यही बात बताई थी। सतीश ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा। वो खुश बिल्कुल भी नहीं हुए थे। मैं खुद घबरा गई कि उनको मैंने ऐसी बात क्यों बता दी। कहते हैं ना कि हर बात पति को बताने वाली भी नहीं होती। खैर, हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। सतीश बोले, आज खाने के बाद चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं जल्दी से उठी और बोली, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। तभी सतीश ने मेरा हाथ थामकर मुझे बैठा दिया और बोले, नहीं नहीं, तुम यहीं पर बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगा। मैं मुस्कुराने लगी थी। सतीश उठकर किचन में चले गए तो मैं अपने बातों में खो गई थी। थोड़ी देर बाद ही सतीश चाय लाए तो हम बातें करते करते चाय पीने लगे। मुझे नींद आ गई तो मैं सोने के लिए चले गई, जबकि सतीश टीवी पर खबरें देख रहे थे। मैं ऐसी गहरी नींद पहले कभी नहीं सोई थी।
क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से मुझे रात में उठकर बाथरूम जाना पड़ता था। सुबह 4 बजे के करीब मेरी आँख खुली तो मैं जल्दी से उठी और बाथरूम चली गई। जब मैं वापस आई तो मुझे सतीश का चेहरा नज़र ही नहीं आया था और वो रात भर कमरे में आए ही नहीं थे। मुझे उस पर गुस्सा आया कि सुबह ऑफिस भी जाना है लेकिन अभी तक खबरें लगाकर बैठे हैं। मैंने सोचा कि खुद ही जाकर उन्हें बुला लाती हूँ। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो लाउंज में खाली पड़ा था, टीवी भी बंद थी। मैं बहुत परेशान हो गई कि आखिर सतीश इतने रात को मुझे कुछ बताए बिना कहाँ जा सकते हैं। मैं सहन में निकली तो वो भी खाली था। मेरा दिल घबराने लगा। तभी मेरी नज़र घर के लास्ट वाले कमरे में आती रोशनी पर पड़ी। मुझे अजीब सी खुशी हुई थी कि शायद सतीश का मेहमान वापस आ गया है, जिसका सामान चंद सालों से इसी कमरे में पड़ा था। मैं जल्दी जल्दी घर के पीछे जाने लगी। मैं कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर से सतीश की आवाज़ें आ रही थी। वो कुछ कह रहे थे और रो रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। जैसे ही मैंने कमरे में जाने के लिए पैर बढ़ाए, अचानक ही कमरे में अंधेरा हो गया और सतीश बाहर निकल आया और मुझे देखकर बहुत गुस्से में आ गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ सहन में ले गया और बोला, निधि मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम वहाँ क्यों आई थी? मैं बहुत डर चुकी थी। मैं बोली, सतीश आप कमरे में नहीं थे, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। कमरे से बाहर आई तो आप लाउंज में भी नहीं थे। इस कमरे से आती रोशनी देखी तो सोचा कि आपका मेहमान वापस आ गया है, इसलिए वहाँ आ पहुँची। सतीश मुझे कमरे में ले आया था। वो बोला, निधि अपने हक को पहचानो, वो कमरा तुम्हारे हक में नहीं आता। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं लेती हो? उस दिन के बाद मैंने कभी उस कमरे के बारे में सोचा भी नहीं था। दिन गुजरते गए और मेरी डिलीवरी का समय आ पहुंचा। आज सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने सतीश को घर पे रोक रखा था कि किसी भी समय अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोपहर में आराम करने के लिए लेटी तो मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं जल्दी से बोली, सतीश गाड़ी निकाले, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। सतीश जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मैं दर्द से तड़पने लगी थी। मैं सोच रही थी कि सतीश कब कमरे में आएगा, मगर उसे तो बाहर निकले हुए बहुत देर हो चुकी थी। वो अभी तक नहीं आया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी सतीश एक औरत के साथ कमरे में आया। वो बोला, निधि ये बहुत समझदार दाई है, तुम्हारा केस ये करेंगी। मैं बेयकीनी से सतीश को देखने लगी। दर्द की वजह से मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से बोली, अस्पताल, लेकिन सतीश ने मेरी एक ना सुनी और मुझे उस दाई के हवाले करके खुद बाहर निकल गया था। दाई मुझ पर जोर आजमाइश करने लगी और तकरीबन 3 घंटे की तकलीफ के बाद मेरे कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी थी। मैंने दिल से भगवान का धन्यवाद किया और आंखें बंद कर ली। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नींद की गहरी वादियों में खो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने बच्चे को देखी। वो वहाँ नहीं था। मैंने सतीश को आवाज़ दी तो उसने उठकर कमरे के बल्ब जलाए और उसकी आंखें खून जैसी थी। मैं बोली, सतीश मेरा बच्चा कहाँ है? बेटी हुई है बेटा? सतीश की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वो बोला, बेटा पैदा हुआ था मगर तुमने मुर्दा बच्चा को पैदा किया है था। मैं बेयकीनी से सतीश की तरफ देखी और बोली, मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज़ अपने कानों से सुनी थी। सतीश बोला, तुम तो बेहोश हो गई थी, नींद में सुनी होगी आवाज़। काश मैं भी तुम्हारी तरह इतने सुकून और गहरी नींद सो सकता। मैं चीखने चिल्लाने लगी और बोली, सतीश मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। मेरा बच्चा कहाँ है? सतीश की बात सुनकर तो मुझ पर ज़मीन और आसमान गिर पड़े थे। वो बोला, मैंने तो अपने बच्चे को कल मिट्टी में दबा दिया। मैं बोली, कल? ये क्या मतलब? सतीश बोला, तुम कल से सो रही हो। अपने बच्चे की जुदाई का गम मैं अकेला सह रहा हूँ। मैं चीख चीख कर रोने लगी थी। मैं बोली, सतीश तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुमने मुझे एक दाई के हवाले कर दिया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। अब मेरा दिल टूट चुका था। उसका चेहरा देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। कुछ महीने गुजरने के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, जबकि अब तो मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी। एक दिन मैं शहर में बैठी गहरी सोच में गुम थी। तभी एक पड़ोसन घर में दाखिल हो गई। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी। मेरे सर पर आशीर्वाद देकर बोली, बेटी तुम्हारे बच्चे का सुनकर बहुत दुख हुआ।
मुझे तो जब से पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इस बार सतीश को जिंदा बच्चा दे दे। पिछली बीबी ने तो 3 बच्चे पैदा किए मगर तीनों मरे हुए थे, जबकि उसकी बीबी रो रो कर कहती थी कि सतीश मैंने जिंदा बच्चे को जन्म दिया था। मेरा तो दम घुटने लगा था। मैं पूछी आंटी सतीश पहले से शादीशुदा है? वो आंटी एकदम परेशान हो गई। वो बोली बेटी क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? मैं चुपचाप आंटी को देखती रह गई। वो बेचारी बहुत शर्मिंदा हो गई और बोली फिक्र ना करो, उस बीबी को तो सतीश तलाक दे चुका है, अब तो वो सिर्फ तुम्हारा है। मेरी पड़ोसन जैसे ही घर से निकली, मैंने अपने 2 कपड़े बैग में डाले और घर से निकल गई। मैं जानती थी कि सतीश की पहली पत्नी सच कह रही होगी, क्योंकि मैंने भी तो अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी। मुझे सतीश से डर लगने लगा था, ना जाने वो ये सब क्यों कर रहा था। मैं अपने माता पिता के घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि सतीश वहाँ मेरे पीछे आ जाता और मेरे माता पिता मुझे उसके साथ ज़बरदस्ती ही घर भेज देते। मैं अपने एक दोस्त के घर चली गई थी। वो बहुत अच्छी थी। उसके घर में बस वो और उसकी मम्मी रहती थी। मेरी दोस्त नर्स की जॉब करती थी और उसके घर में आंटी अकेली रहती थी। उन्हें पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उन्हें अपनी सारी बात भी सुना दी थी, इसलिए वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मैं और आंटी हॉस्पिटल गए थे चेकअप के लिए। डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड किया तो अचानक से चीख पड़े थे। डॉक्टर ने मुझे कुर्सी पे बैठने को कहा और खुद बाहर निकल गई। मैं और आंटी हक्का बक्का से उसको देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर अपनी नर्स के साथ कमरे में वापस आई। उसने मुझे बेड पर लेटाकर जंजीरों से बांध दिया था। मैं तो डर से थर-थर कांपने लगी थी। आंटी ने ये सब देखकर गुस्से में आ गई थी। डॉक्टर को गुस्सा होकर बोली, ये क्या बदतमीजी लगा रखी है? तुम डॉक्टर हो या जानवर? खोलो मेरी बेटी की जंजीरें, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। डॉक्टर बोला, माँ जी आप फिक्र क्यों कर रही है? ये सब आपकी बेटी के सही के लिए कर रहे हैं। ये देखिए इसके पेट में आधा इंसान का बच्चा है और आधा जानवर का। ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। अगर पैदा हो गया तो माँ अपनी ममता के तहत इसको पालने लगेंगी, मगर तब तक बहुत तबाही मच जाएंगी। हम इस बच्चे को ख़त्म करना चाहते हैं। माँ जी आप अबॉर्शन के कागज़ पर साइन कर दे। आंटी बोली, आप मेरी बच्ची को छोड़ दे, अभी और इसी समय। मैं पता करती हूँ कि क्या बात है। आंटी मुझे अस्पताल से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल कर लाई थी। मैंने आंटी से कहा कि मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ, वो ही बताएगा कि आखिर क्या बात है। हम दोनों घर चले गए थे। घर खाली पड़ा था। मैं आंटी को घर के पीछे ले गई। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वो कमरा खुला हुआ था। सतीश भी वहीं पर बैठा हुआ था। मैं कमरे में गई। सतीश मुझे देखकर बहुत डर गया था। मैं बोली, मेरे पेट में पलने वाला बच्चा आधा इंसान और आधा जानवर, इसके पीछे क्या राज छुपा है? मुझे वो तुमसे जानना है। सतीश रोने लगा और बोला, निधि मैं एक बहुत खराब इंसान हूँ। मैं अपनी जवानी के दिनों में बहुत बड़ा पाप कर बैठा था। हमारे घर में एक औरत काम करने आती थी। कभी कभी उसके साथ उसकी जवान बेटी भी आती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उस पर फिदा हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो भी बहुत खुश हुई थी। हमारी दोस्ती हो गई और मैंने उसकी गरीबी का फ़ायदा उठा लिया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने मुझ पर बहुत जोर डाला कि मैं उससे विवाह करके घर ले आऊँ, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। तब उसने मेरी मम्मी पापा को मेरी बात बता दी। तब मैंने सबके सामने उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारा था। मैं बोला, इस दुनिया में मेरे लिए तुम ही रह गई थी क्या? मैं तो जूता भी ब्रांड का पहनता हूँ, फिर तुम जैसी गरीब लड़की से विवाह कैसे कर लूँ? वो रोती हुई घर गई थी। फिर मुझे पता चला कि उसने अबॉर्शन करवा लिया था। कुछ माह बाद मेरी शादी मम्मी ने करा दी। पहली बच्ची ऐसी ही हुई थी। उसने 2 घंटे दुनिया में सांस लिया और फिर चल बसी। मैं और मम्मी बहुत परेशान थे। बाबा के पास गए तो वो बोले, सतीश तुम पर तुम्हारी किसी महबूबा ने काला जादू किया है। ये काला जादू बहुत ज़्यादा भारी है। ये कई कई महीने चिल्ले काट कर किया गया है, ताकि तुम्हारा बच्चा आधा जानवर हो। मैं तुम्हारे लिए तोड़ कर देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो बाबा भी जादू कर रहे थे कि मर गए। मुझे मालूम पड़ गया था कि वो शैतानी ताकत का
मुकाबला नहीं कर पाए। मेरे 3 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बच्चे मृत जन्म देती हो। उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए मुझसे तलाक लेकर चली गई। इस कहानी के 10 साल बाद मैंने तुमसे विवाह किया, इस भरोसे पर कि क्या पता वो जादू कमज़ोर पड़ गया हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। तुमने बच्चा जिंदा ही पैदा किया, मगर फिर वो मर गया। मैं अजीब नज़रों से सतीश को देखती रही। मैंने उससे डिवोर्स को कहा तो उसने मुझे डिवोर्स दे दी। कुछ दिन बाद मैंने इस बच्चे को जन्म दिया था। वो थोड़ी ही देर ही जिंदा रहा और फिर मर गया। उस बच्चे के साथ मैं भी अंदर से मर गई थी। मैं अपनी मम्मी पापा के घर वापस चली गई तो उन्होंने मुझे बोझ समझकर सर से उतारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे बहुत खुशी खुशी अपने घर पे रख लिया था। मैं एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मगर मेरे दिल से वो दुख और खौफ नहीं जाता। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।